नमस्कार दोस्तों। तो जो है मिडल ईस्ट के जॉब के बारे में जब हम सीरीज बना रहे हैं उसका पार्ट 2 है। तो ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि मिडल ईस्ट के लिए अब आपने डिसाइड कर लिया है, ज्योग्राफी जान ली है। मिडल ईस्ट के मतलब से मैं जो बोल रहा हूँ वो जो मोटे मोटे तौर पर है जीसीसी कंट्रीज। मिडल ईस्ट बोलोगे तो फिर इसमें ईरान भी आ जाएगा, कतार भी आ जाएगा, मान लो कई बार टर्की भी इन लोग बोल लेते हैं, लेकिन टर्की तो ईयू में है लेकिन इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लोग इसको सिर्फ जीसीसी कंट्री बोलते हैं, जैसे गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जो है, जिसमें सिर्फ ऑयल नेशन, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो गल्फ कंट्री है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आ जाता है सऊदी अरेबिया आ जाता है, उसके उससे लगे सऊदी अरेबिया आ जाता है, ऊपर से कुवैत आता है, उसके लगे बहरीन आता है, उसके लगे फिर होता है कतार आता है, फिर यहाँ यूएई आता है और ओमान आता है। तो अब यह है कि भाई जो 3 बड़े कंट्री है, जो सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, उसी के बारे में बात करूंगा। और ये वजह भी ये बनेगी कि उसी कंट्री में मैं रेकमेंड करूंगा आपको जाने के लिए। तो ये है कि भाई पहले मेरे टाइम जो था, मेरे टाइम सिस्टम क्या होता था, मैंने डिसाइड किया मुझे यूएई में सऊदी अरेबिया जाना है। तो सऊदी अरेबिया के लिए मैं क्या करता था, एक एजेंसी को कांटेक्ट करता था। एजेंसी कौन होती थी भाई, मेरे को तो ये था कि मेरे को कोई ईमेल आते थे, जैसे मैं एमडी हो गया था, उसमें से एक ईमेल को मैं टाइप करता हूँ, मैं उसकी वेबसाइट में जाता हूँ। उस जमाने में तो यानी जो है मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, 2001 की बात कर रहा हूँ। ईमेल यानी जो है इंटरनेट भी बहुत स्लो हुआ करता था। तो फिर मैं नेट में जाता हूँ, इनकी वेबसाइट एक्सप्लोर करता हूँ, यहाँ इनको ईमेल करता हूँ कि आई एम सो एंड सो, और मुझे है कि 2 साल हो गए एमडी हुए और मैं चाहता हूँ यहाँ जॉब करूँ। उन्होंने मुझे कहा मेरा सीवी अपलोड करो, मैंने किया। होता क्या है, अचानक से एक दिन कॉल आता है कि भाई यहाँ पर सऊदी डेलीगेशन आ रहा है और सऊदी डेलीगेशन के साथ आपका इंटरव्यू अरेंज किया गया है। मेरी एक फ्रेंड थी उसको भी आता है, दूसरी एक फ्रेंड थी उसको भी, तो हम 3 लोगों को इंटरव्यू आता है। तो हम लोग जाते हैं, इंटरव्यू कहाँ आता है भाई, हमारा जो था एप्लीकेशन, बिकॉज हम अहमदाबाद में थे, वहाँ बॉम्बे में ये हमारा इंटरव्यू अरेंज किया गया। हम जाते हैं वहाँ 5 स्टार एक होटल है, 5 स्टार होटल है ट्यूलिप जिसका नाम है, जो पहले हुआ था कि सेंटूर होटल। वहाँ जाते हैं, वहाँ डेलीगेशन यानी वहाँ कई सारे लोग आए हुए होते हैं। हालांकि एनेस्थीसिया में लगभग कोई 12 से 15 लोग ही आए हुए थे। डेलीगेशन क्या होता है कि भी हर एक फील्ड के लोग आते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स की जो है उनके भी इंटरव्यू हो रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट के भी हो रहे हैं, रेडियोलॉजी के भी हो रहे हैं, हर एक ब्रांच के हो रहे हैं। हमें कहा जाता है कि इस रूम में आप जाइए, इस रूम में आप जाएंगे और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ मैं देखता हूँ एक क्रिटिकल के स्पेशलिस्ट, एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, वो बैठे हुए मेरा इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, मेरी प्रोफाइल पूछते हैं, कुछ कार्डियोग्राम्स पूछते हैं, कुछ क्रिटिकल केयर के बारे में पूछते हैं, मेरा नॉलेज चेक करते हैं, फिर मुझे पूछते हैं कि ठीक है आपको हम लगते हैं सूटेबल है एंड वी आर गिविंग यू द जॉब। तो ये होता है कि भाई इंटरव्यू जब था तब मुझे बोला गया कि भाई किस रीजन के लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो हर एक रीजन के अलग होता था, तो मुझे बोला गया कि रियाद जो कैपिटल है, ये कैपिटल सिटी के लिए और कैपिटल सिटी के रीजन के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो वहाँ से मैं बोलता हूँ कि भाई ठीक है, तो मैं अग्री हो जाता हूँ और मैं वहाँ से उठ के चला जाता हूँ। उसके बाद जो है जो एजेंसी है, एजेंसी का मैं नाम यहाँ डिस्क्लोज कर देता हूँ, कोई परहेज नहीं है। एजेंसी का नाम है गुडमैन्स इंटरनेशनल, काफ़ी रेप्यूटेड इंडस्ट्री एजेंसी है और गवर्नमेंट की मान्यता वाली है। सऊदी वालों ने भी मान्यता दी हुई है, हमारे गवर्नमेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिस में मान्यता दी हुई है। इसके जो हेड थे वो अभी पता नहीं अभी क्या है, यू कैन गूगल इट राइट नाउ। इसके जो हेड थे ओनर थे वो मिस्टर रशीद खान। तो रशीद खान है मेडिकल जॉब्स के बारे में, गल्फ के मेडिकल जॉब्स के बारे में ये संभालते थे। इनका माहिम में ऑफिस है, गुडमैन्स इंटरनेशनल का बड़ा सा ऑफिस है, तो आप वहाँ इनको अप्रोच कर सकते हैं और इंक्वायर कर सकते हैं आज के हालात। इसके बाद होता है कि रशीद खान आपको बोलते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशंस मुझे कल आ जाइए ऑफिस में, डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए और डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराते हैं। डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराते हैं तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स को वो सीक कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई इसका अटेस्टेशन किया जाएगा। यानी क्या है, वो वेरीफाई करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं। तो वो सब वेरिफिकेशन कौन करेगा, वहाँ से ये डॉक्यूमेंट जाते हैं सऊदी यानी एम्बेसी या सऊदी काउंसिल जनरल दिल्ली जाते हैं बॉम्बे से। और जो सऊदी काउंसिल जनरल है वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स है, आपका एमबीबीएस का डिग्री, आपका एमडी का डिग्री, आपका एमडी एंड एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट्स को इन लोग यानी वो करते हैं, वेरीफाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन किया जाता है क्योंकि वहाँ की वर्किंग लैंग्वेज जो है
ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्किंग लैंग्वेज इज अरेबिक, तो हर एक का अरेबिक किया जाता है। तो आपसे वो पैसे लिए जाते हैं, ट्रांसलेशन के पैसे लिए जाते हैं, और अटेस्टेशन के जो वो स्टैम्प्स लगाएंगे उसके भी पैसे लेते हैं। तकरीबन 1100 रुपया पर डॉक्यूमेंट होता है, तो 5,500 रुपया वो होता है। ट्रांसलेशन का कुछ पैसा 5, 7, 8 हज़ार रुपया कुछ लगता है। ये सब होने के बाद वो बुलाते हैं, मान लो 2-3 महीना प्रोसेस लगेगा। 2-3 महीना प्रोसेस होने के बाद अटेस्टेशन जब आ गया तब बोला गया कि भाई आपका कॉल आ गया है, आप वहाँ पर हो गए हैं, आपको जॉब मिल गई है। तब आपको वापस बुलाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस जानने होते हैं, इसके लिए मुझे एक दूसरा ही वीडियो लगेगा। ये मैं मोटे मोटे तौर पर उस जमाने की बात बता रहा हूँ, ये 22 साल पहले की जो प्रोसीजर, इसके बारे में बताता हूँ। फिर होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट, बोले आप अग्री करते हो, अगर साइन करते हो तो ठीक है, तो कल आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। आपका मेडिकल टेस्ट के लिए आपको उनके जो डेजिग्नेटेड डॉक्टर्स है मुंबई में, जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है, वहाँ जाएंगे, वहाँ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। इन सब का रिजल्ट शाम तक आ जाता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो आप फिट हो और आप अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, क्या सैलरी रहेगी, क्या रहेगा, क्या इंसेंटिव रहेगा। तो ये है, जब सैलरी होती है तो उसका वो बोलते हैं कि जो बेसिक सैलरी होती है, फिर ऊपर से कई सारे इंसेंटिव्स होते हैं। तो बेसिक सैलरी जो है, तो बेसिक सैलरी का आपको आधा पैसा इस एजेंसी को देना होता है इस वक्त। यानी जब आप ये बेसिक सैलरी का आधा पैसा इनको दोगे, तब ये जाके, यानी सब कुछ रेडी है, आपको जाने के टिकट्स देंगे और आपको वीज़ा लगा के देंगे। यानी वीज़ा लग जाएगा, टिकट लग जाएगा, या अभी नहीं दे रहे हैं, जब आप फिट हो गए, सब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए, फिर वो भेजते हैं, फिर वो वीज़ा लगता है, आपके पासपोर्ट ले लेते हैं। वीज़ा लग के जब पासपोर्ट वापस आता है, एयर टिकट होती है, तो आपको सील लिफाफे में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट, आपको एयर टिकट्स, आप अगर वाइफ के साथ जाते हैं तो उसका भी प्रोसीजर करना होता है। मेडिकल और वीज़ा का तो वो पहले से ही करवाना होता है। साथ साथ में आपके अब कौन कौन ट्रैवल कर रहा है उनकी भी टिकट्स मिलती है। अगर आपके बच्चे हैं तो 18 साल के नीचे के जो भी बच्चे हैं, एक बच्चे, 2 बच्चों तक की 18 साल के नीचे की, उनकी भी टिकट मिलती है। तो ये टिकट्स हो गया, वीज़ा हो गया, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स, आपको कॉन्ट्रैक्ट, ये बंद लिफाफे में आपको दिया जाता है। आप इनको पैसा पे करते हैं ऑफिशियल, यानी आधा ऑफ द बेसिक सैलरी। उस जमाने में बेसिक सैलरी काफ़ी ठीक हो, यानी उतनी ये आज के जैसी नहीं हुआ करती थी। मान लो 5,000 रियाल, 5,000 रियाल बनता था 60-70 हज़ार रुपया, तो आपको 35,000 रुपया इसको देना है। ये तो 22 साल पहले की बात है। तो 35,000 रुपया उसको दे दिया, इसने आपको सब दे दिया। कल आप उड़ रहे हो। जब आप उड़ रहे हो तो अंदर आप में ये भी लिखा हुआ है कि जब एयरपोर्ट पे आप लैंड करोगे तो आपको कौन रिसीव करने आएगा, आपको कौन बंदा आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करना आएगा। वो जो तो सेंट्रल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहाँ आपको ले जाएगा स्टेट हेडक्वार्टर में, और फिर प्रोसीजर अलॉटमेंट, कहाँ हॉस्पिटल में आपकी एम्प्लॉयमेंट होगी, और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग प्रोसेस वो सब स्टार्ट होता है। तो ये तो उस जमाने का। मैं इस जमाने की अगर बात करूं तो अब ये हो गया है कि उस टाइम सऊदी काउंसिल की कोई एग्जाम नहीं हुआ करती थी। हालांकि दुबई और अबू धाबी में उस टाइम भी एग्जाम हुआ करती थी। आज ये हो गया है कि भाई हम जब वहां गए तो कई सारे फेक डिग्री वाले, इजिप्शियन से, नाइजीरियन से, और कई सारे और कंट्री वाले, बोलना बहुत बुरा लगता है कि कई सारे फेक डिग्री वाले से फेलोशिप हुई है, एमडीएमएस नहीं है या एमडीएमएस फेल हो चुके हैं, फेक डिग्री लेके आ जाते थे। फिर यहाँ कोई केस हो जाता था, किसी पेशेंट का चक्कर होता था, कोर्ट केस हो गया, पता चला तो फेक है। तब ये लोग थोड़े स्ट्रिक्ट होने लगे, सऊदी काउंसिल की भी एग्जाम आ गई। आज हालत ये है कि आपको सऊदी काउंसिल की भी एग्जाम देना है, जिसका नाम है SMLE, दैट इज सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन। तो SMLE है, ये प्रोमेट्रिक बेस एग्जाम है। तो मेडिकल आपकी जो फैकल्टी होगी, आप एनेस्थीसिया हो, आप सर्जरी हो, तो आपके लिए आपकी एग्जाम अलग से है, यानी उसी फील्ड की आपकी एग्जाम होगी, MCQ एग्जाम होगी। जैसे आप USMLE या प्लैब दे रहे हैं, उसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड प्रोमेट्रिक के जो सेंटर होते हैं वहाँ ये एग्जाम होती है। या आप इनकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे USMLE का एग्जाम आप दे रहे हैं, वैसे ही SMLE, सऊदी मेडिकल लाइसेंस एग्जाम। अब है दूसरे कंट्री जो मैं रेकमेंड करता हूँ, वो है दुबई है। दुबई, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 4 टाइप के सिस्टम है। 4 टाइप के सिस्टम है, हर एक जो एमिरेट है उनका अपना अलग एग्जाम है। जैसे हो गया दुबई, तो दुबई का हो गया DHA का एग्जाम, जिसका है दुबई हेल्थ अथॉरिटी, उसका एग्जाम अलग है। अबू धाबी है तो उसका DOH मानो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, जो अबू धाबी का, यानी वो उसका यानी वो अलग सा एग्जाम है अबू धाबी का, जिसको पहले हाद का बोला करते थे। और दूसरे जो है, यानी 3 सिस्टम है, दूसरे जितने भी एमिरेट्स है, शारजा, अलाइन और दूसरे जो एमिरेट्स है, उनका एग्जाम उसको बोलते हैं MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एग्जाम। तो ये हो गया, इन लोगों के भी एग्जाम है। इन लोगों के भी एग्जाम पास करोगे, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा। तो दोनों के एग्जाम दिए, लाइसेंस आ गया, जिसका एग्जाम दिया लाइसेंस। तीसरा कंट्री जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है कतार
है। तो कतार का भी एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम का है QCHP, यानी कतार कमीशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। QCHP जो है MOPH, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, इनकी जो है, तो वो भी उनकी वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। ये एग्जाम्स उतने कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ये एग्जाम्स मान लो आप USMLE अप्लाई के लिए आपको प्रिपेयर किए, इनके शायद कुछ मटीरियल्स भी आते होंगे, किए तो 50% आपको मार्क लाने होते हैं। कोई ज़्यादा कोई गाने नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ आई डोंट नो होता है। तो उस तरह से एग्जाम दे दिए, लाइसेंस हो गए। इसके बाद आप जो है इन्हीं गुडमैन्स इंटरनेशनल को, या तो आपने पहले कांटेक्ट किया होगा तो वो बोलेंगे कि एग्जाम दे दो भाई, या एग्जाम पहले दे दो और फिर गुडमैन्स जैसे है, गुडमैन्स है, केसरी ट्रैवल है, सचिन ट्रैवल्स है, कई है, बॉम्बे और दिल्ली के काफ़ी सारे एजेंसी है, कई हैदराबाद में भी कोई एजेंसी है, बेंगलोर में भी है। लेकिन ये सबको आप जगह इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देके, इसकी लाइसेंसिंग देके, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अप्रूव होने चाहिए ये एजेंसीज। जनरली डॉक्टर्स के लिए, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, इनको बहुत चीटिंग नहीं होती है। जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई और कतार में तो चीटिंग नहीं होती है। मैंने देखे कुछ इंसिडेंसेस जहाँ कुवैत वगैरह में है, कहीं चीटिंग हो गई। इसके बाद एक और कंट्री बच जाता है, मस्कत। लेकिन मैं यानी कंट्री बहुत छोटा है, स्कोप काफ़ी कम है, यानी ठीक है मस्कत में लोग जाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे का फ्लाइट है, लेकिन वो मस्कत में वो चार्म नहीं है। मस्कत में वो चार्म नहीं है जो आप सऊदी अरेबिया का जो मैग्नानिमिटी, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एंड सो मच ऑफ यानी अवेलेबिलिटी, सो मच ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू कांट फाइंड। मान लो 1 2 3 हॉस्पिटल्स होंगे, कोई पुलिस हॉस्पिटल हुआ, कोई कुछ हुआ। मस्कत उतना बड़ा कंट्री नहीं है। हालांकि मस्कत में फ्रीडम ज़्यादा है, पहले से फ्रीडम थे, वहाँ मंदिर भी है, पहले से मंदिर थे। जब UAE में मंदिर नहीं थे, मस्कत में मंदिर हुआ करते थे। हमारे गुजराती लोग भी बहुत है मस्कत में, दुबई में भी बहुत है। जनरली केरला, गुजराती ये लोग, हैदराबाद ये लोग डोमिनेट करते हैं। नॉर्थ के लोग कम ही जाते हैं ये दुबई यानी इन सब गल्फ कंट्रीज में। अब ये है कि आपने जब एग्जाम दे दिया, आप गुडमैन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, तो गुडमैन्स वापस वही है कि वहाँ की अथॉरिटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अथॉरिटीज़ हमेशा, जो कमीशन है वो हमेशा कुछ ना कुछ महीने में यहाँ आते हैं। अलग अलग रीजन वाले आते हैं, मान लो रियाद वाला आ गया, कोई जेद्दा रीजन, मक्का, जेद्दा किस कम से मक्का रीजन, तो मक्का वाला आ गया, मक्का रीजन वाले आ गए, मदीना वाले आ गए, जेद्दा वाले आ गए, असीर प्रोविंस वाले आ गए। जनरली ये होता है कि कोई एक रीजन वाला आता है, वो आपसे इंटरव्यू तो लेता है, मगर 3 महीने बाद जब जॉब मिलते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि भाई आपने ठीक है इंटरव्यू रियाद के लिए लिया है, लेकिन ज़रूरत है हमको मक्का रीजन में, यानी जेद्दा में ज़रूरत है, या असीर या आबा या कहीं और दमाम में ज़रूरत है। तो वो आपको वहाँ उस टाइम बोल सकते हैं कि भाई है कि भाई दूसरे सिटी में है डिमांड, तो आप जाओगे क्या? अच्छा ठीक है, इन लोग ने इंटरव्यू लिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो आपको ये बोला जाएगा, जैसे मैंने बोला, तो सिस्टम तो वही है उसके बाद कि भाई आपको बोला जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो आपको सब बारीकी से देखना है। आपने रियाद का इंटरव्यू दिया था और आपको आ गया दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट, यू कैन ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तब आप बोल सकते हो कि भाई मैंने इंटरव्यू तो दिया था दमाम के लिए, मैंने इंटरव्यू दिया था रियाद के लिए, तो आप मुझे आभा क्यों भेज रहे हो? मेरे केस में भी तो यही तो हुआ था कि मैंने दिया था रियाद का इंटरव्यू, लेकिन मुझे मिला था आभा का अपॉइंटमेंट। तो मैं काफ़ी अपसेट था, मैं काफ़ी विरोध किया, मैं 2 महीने रुक गया कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तब जाके ना लोगों ने मुझे समझाया कि भाई आप जिस रीजन का मना कर रहे हो, आभा जैसा सिटी, आभा जैसा सिटी तो, आभा जैसा क्लाइमेट, आभा जैसा सिटी तो पूरे सऊदी अरेबिया में नहीं है। कि भाई आभा है, वो माउंटेन है, हिल स्टेशन है, इट इज 6,800 फीट्स अबाउ द सी लेवल। वहाँ आबा से आप नीचे उतरते हो, माउंटेन, कई सारे टनलिंग वाले रोड्स है, क्या ही खूबसूरत नज़ारे, क्या ही खूबसूरत रोड है। उस टाइम भी ना, इतने जमाने के पहले भी वो सब टेक्नोलॉजीज थी, टनलिंग थी रोड से, और वो आप नीचे जाते हो तो फिर 100 किलोमीटर के बाद रेड सी का कोस्ट आता है, और वो कोस्टल रोड से आप जाते हो तो आप मक्का को एक डाइवर्जन आता है और एक जेद्दा को डाइवर्जन आता है, और फिर जेद्दा तो क्या ही सिटी है। यानी वीकेंड्स में आप अगर प्लान करते हो, मान लो 600 किलोमीटर दूर है जेद्दा, फिर भी आप 4 घंटे में वहां जेद्दा पहुंच सकते हो। इस किस्म की गाड़ियां होती है, इस किस्म की ड्राइविंग होती है। मैं भी जो था, मेरी गाड़ी थी वो है 8 सिलेंडर वाली फोर्ड की गाड़ी थी। तो मैं है कि भाई कोई जो वहाँ के जो हाईवेज है उसमें मैं 150 160 की स्पीड से ही चलाता था। इससे स्लो अगर आप चलाते हैं तो फिर हो सकता है कि पीछे वाले या आपके साथ वाले इतने स्पीड से चला रहे हैं कि भाई आपका तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो मजे की लाइफ है, वीकेंड्स मिलते हैं, ऑफ डे मिलते हैं, वेकेशंस मिलते हैं, तो
फ़ायदा ये है कि वेकेशन मिलता है, साल में 45 दिन का ऑफिशियल वेकेशन मिलता है, फिर कंपनसेटरी ऑफ उनके जो रिलीजन है उनके फेस्टिवल्स जो है, मान लो हज का टाइम हो गया, हज ईद हो गया, फिर रमादान ईद हो गया, फिर उनके नेशनल डे हो गए, इन दिन में आप काम करोगे तो उतने कंपनसेटरी ऑफ यानी 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो 45 प्लस यानी 55 दिन, उसमें फ्राइडे सैटरडे अगर कर लो तो आपको मान लो 65 दिन का वेकेशन में लेके आता था। ये सभी वेकेशन पेड लीव होती है, आपको आने जाने की टिकट मिलती है, तो इतनी तो सहूलियत इन लोग देते हैं। तो ये है इसके बारे में, हाउ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, अबू धाबी और दुबई के बारे में मैं कम ही जानता हूँ, लेकिन ये जो मैंने बोला है लाइसेंस और एग्जाम दो, और ये जो एजेंसीज है जैसे गुडमैन्स इंटरनेशनल या फिर कई HR एजेंसीज है, इनको आप पूछ सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट में जा सकते हो कि भाई वैकेंसी कहाँ है, क्या है। आई हैव द लाइसेंस एंड नाउ आई लाइक टू अपीयर। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाते हैं, विजिट वीजा लेते हैं, आपके पास लाइसेंस है, दे डायरेक्टली सेट अप इंटरव्यू विद अ हॉस्पिटल ऑल्सो। जैसे हो गया कि ये जो सिस्टम्स मैं बोल रहा हूँ सब गवर्नमेंट सिस्टम्स है, और मेनली जो मैं बोल रहा हूँ वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की सिस्टम। जैसे हमारा हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सिविल हॉस्पिटल सिस्टम्स इसकी है, मान लो। मगर लेकिन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे सऊदी जर्मनी हो गया, सऊदी अमेरिकन हो गया, यानी कोलैबोरेशन वाले बड़े बड़े खूबसूरत हॉस्पिटल है। आपको ये बता दूं कि अपोलो हॉस्पिटल भी दुबई में है, तो अपोलो हॉस्पिटल भी दुबई में, ऐसे कई सारे हॉस्पिटल है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे सकते हो, अगर आपके पास लाइसेंस है, आपके डिग्री डॉक्यूमेंट सब पेश करके आप वहां भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। लेकिन सऊदी अरेबिया के बारे में बोलूंगा, जाना है तो मिनिस्ट्री में जाना है भाई, सऊदी अरेबिया में प्राइवेट में नहीं जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत मसला रहता है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री में जब आप होते हो तो आपका हक होता है, आपका यानी यू हैव द राइट टू protest यानी you have the right or legal way, a legal system where you can tell some things, tell to someone या complain to someone। प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट प्लेयर होता है, प्राइवेट ओनर होता है, उसी के हाथ में थोड़ा बहुत कंट्रोल चले जाता है। दूसरा डिफरेंस है कि प्राइवेट में क्या होता है कि जब वेकेशन में हम आते जाते हैं तो वेकेशन में आने की घर जाने की टिकट देते हैं, घर से वापस आने की वो टिकट नहीं देते हैं। वो मान के चलते हैं कि मान लो आप गए और वापस नहीं आए तो क्या, तो मेरी तो टिकट वेस्ट गई। और दूसरा है कि यहाँ 45 डेज प्लस जो मैं बोला कंपल्सरी, और 10 डेज 55 60 डेज का वेकेशन होता है। लेकिन प्राइवेट जॉब जो होती है सऊदी में 30 डेज का ही वेकेशन होता है। शायद दुबई में तो उतना भी ना हो, शायद दुबई में 15 डेज का ही वेकेशन हो। लाइफस्टाइल के बारे में बोलेंगे, नेचुरली दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, इसकी लाइफस्टाइल अलग स्टाइल की है। कतार की लाइफस्टाइल अलग स्टाइल की है। सऊदी अरेबिया की लाइफस्टाइल बिल्कुल थोड़ी हटके है। हमारे जमाने में तो कंट्री जो था थोड़ा कंजर्वेटिव कंट्री था, लेकिन यानी आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एम्प्लॉय हो, आप डॉक्टर हो, लोकल लोग सब आपको पहचानने लगते हैं, पर्टिकुलरली ब्रांचेस लाइक अस, जिनको यानी वहाँ है एनेस्थेटिस होता है, उसको ICU भी हैंडल करना होता है, उसको ER भी हैंडल करना है, ऑपरेशन थिएटर भी हैंडल करना होता है। और एनेस्थेटिस इज इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड ICU इन सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सिस्टम्स। यानी क्या होता है, ER में पेशेंट्स आते हैं, ट्रॉमा वाले पेशेंट्स आते हैं, पुलिस लोग आते हैं लेके, लीगल सब होता है, काफी सारा इश्यूज, तो पुलिस लोग आपके काफी सारे फ्रेंड बन जाते हैं। तो दोस्तों मुझे बताओ, जहाँ पुलिस आपकी फ्रेंड बन जाए तो क्या ही बल्ले बल्ले है, आपको कई सारी लिवरेज मिलते हैं, कई सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। मान लो आपको जब लाइसेंस बनाना हो तो पुलिस वाले आपके पहचान के लोकल लाइसेंस टू गेट इन सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US इज वेरी डिफिकल्ट। तो यानी है कि आप जब इनको बोलते हो तो वो आपको करवा देते हैं। मैंने तो कई, मेरे बाद भी जो आए, मेरे दोस्त आए, गुजराती दोस्त आए, अहमदाबाद से जो लोग आए, अगर कोई मेरे जाने के बाद आए, मुझे थोड़ा में तकलीफ पड़ी थी सेटल होने में, लेकिन बाद जो आए तो उन सभी को ना तो मैंने हेल्प की, सभी तो ना मैंने उनको अपनी पहचान से लाइसेंस वगैरह सब करवा दिया। तो इस तरह का सिस्टम है। सऊदी अरेबिया के जो वीजा सिस्टम है उसमें काफी सारा बदलाव आया है, बहुत ही वेलकम चेंज आया है। सऊदी अरेबिया में पिछले 5 साल में देखो तो जो नए प्रिंस आए, प्रिंस सलमान, क्राउन प्रिंस सलमान जो आए हैं, वो काफी ही बढ़िया आदमी है, यानी वो बिल्कुल ही मॉडर्न किस्म का आदमी है, मॉडर्न किस्म की सोच रखता है। वो सोच रहा है जैसे दुबई ने किया कि दुबई के पास ऑयल एंड गैस कम था, तो पहले से इनको पता था मान लो 30 40 50 साल में हमारा ऑयल खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करते हैं, और इन्होंने बिल्कुल ही टूरिज्म पे है, इन्होंने देख लिया इन कंट्रीज का फायदा क्या है कि दे आर इन द मिडल ऑफ द जंक्शन और मिडल ऑफ द पाथ बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। यानी ईस्ट एंड वेस्ट, मान लो इंडिया से कोई फ्लाइट जाती है, सिंगापुर से कोई फ्लाइट जाती है, पाकिस्तान से या कहीं से भी फ्लाइट जाती है, वो यूरोप जाती है, अमेरिका जाती है, तो ये लोग मिड पॉइंट पे आते हैं। तो इन्होंने अपनी एयरलाइंस ऐसे डेवलप की, अपने एयरपोर्ट्स ऐसे डेवलप किए, अपने सिटीज ऐसे डेवलप किए, इन्होंने मैसिव इन्वेस्टमेंट किया वहां पर, यानी क्या
ही अल्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब तो जानते ही है, कई लोग दुबई वगैरह टूरिज्म में भी गए होंगे। पहले के ज़माने में था, मतलब 50 साल पहले, ये जो मिडिल का जो जंक्शन हुआ करता था, जंक्शन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, जो जंक्शन था उड़ने के लिए, फ्लाइट के लिए, वो हुआ करता था कैरो। जी हाँ, द कैरो, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट, पिरामिड्स आर देयर। लेकिन आज में लास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स में ये हुआ है कि एवरीथिंग हैज बीन शिफ्टेड टू मिडल ईस्ट। यानी मिडल ईस्ट में जो है, दुबई तो डेवलप हो ही चुका था, उसके बाद अबू धाबी, उसके बाद शारजा हुआ, फिर अब सऊदी अरेबिया भी खुल गया है। सऊदी अरेबिया ने भी फॉरेनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट दे दिए, लीज पर वो इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं। सऊदी अरेबिया में अगर आप जानते हैं तो वहाँ फार्मूला 1 रेस भी होती है, जिसका नाम है जेद्दा कॉर्निश फार्मूला 1 रेस। और जेद्दा का जो कॉर्निश है, क्या ही ब्यूटीफुल सी कोस्ट है, क्या ही ब्यूटीफुल सिटी है, एन अल्टीमेट सिटी लाइक दुबई। तो वहां पर भी फार्मूला 1 होती है। तो आप सोच सकते हैं कि जहां फार्मूला 1 होती है, मतलब अबू धाबी में भी फार्मूला 1 होती है और जेद्दा में भी होती है। जहां फार्मूला 1 होती है तो उस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सिटी का लेवल आप जानिए। कतार में तो यानी फीफा वर्ल्ड कप भी हो गया, नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड 2030 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, वो हो रहा है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया आज हॉट न्यूज में ये है कि वो नियोम सिटी बना रहे, एक 200 किलोमीटर्स का ऐसा सिटी बना रहे, बड़ी बड़ी वॉल लगाएंगे और वो वॉल से कवर होगा बिल्कुल ही ग्रीन यानी एनर्जी के ऊपर, और बड़ी वॉल के अंदर पूरे यानी पूरे के पूरे सिटी बसाना है। 200 किलोमीटर स्ट्रेच, 2 इरेक्टेड वॉल, अंदर सिटी के सिटी लगे होंगे। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे ये लोग, लूप वाली यानी ट्रेन जो हाइपर लूप सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए। और इन लोग आज जो टावर बन रहा है वर्ल्ड, जो बुर्ज खलीफा हम जाते हैं दुबई का, लेकिन जिद्दा में जो टावर बन रहा है, जिद्दा टावर जो बन रहा है वो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर बनने वाला है, यानी बुर्ज खलीफा से भी आगे जाने वाला है। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। उन्होंने अब सऊदी टूरिज्म भी आप जा सकते हो। पहले तो ये ना था कि भाई भाई हज करने आप जा सकते हो, उम्रा करने आप जा सकते हो, मक्का मदीना के लिए आप जा सकते हो, लेकिन फॉरेनर्स और लोग हैं नॉन मुस्लिम्स को नॉट अलाउड। बट नाउ दे आर ऑफिशियली वेलकमिंग पीपल टू सऊदी टूरिज्म के हिसाब से सऊदी टूरिज्म भी आप कर सकते हो, जैसे हम दुबई पे भी टूरिज्म करते थे। तो द न्यू प्रिंस वांट्स टू डेवलप, भी खुल गया है। पहले हमारे ज़माने में वहाँ थिएटर नहीं थे, कोई शोज नहीं होते थे, जो उनके कस्टम जो कल्चरल जो उनका जो कंजर्वेटिव कल्चर था उसी के फेस्टिवल्स होते थे। यानी अब हो गया है कि भाई अब तो जस्टिन बाइबर भी वहाँ आ रहे हैं, अब कोई भी आता है, अब सलमान खान के भी शोज हो रहे हैं, अब थिएटर्स भी खुल चुके हैं, अब पॉप रॉक स्टार सबके शोज भी हो रहे हैं। तो ये काफ़ी सारा बदलाव है, बहुत ही वेलकम बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव है कि फीमेल को ड्राइविंग हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती थी, अबाया पहनना कल्चर था, हिजाब पहनना यानी कंपलसरी था। हालांकि आप है डॉक्टर है, आप हस्बैंड वाइफ साथ में है, मुझे तो मॉल में कोई नहीं पूछा था मेरी वाइफ अगर खुला सर रखा हुआ था तो, मगर वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम में तो वो कंपलसरी था। और लोकल लोग तो सभी अबाया और हिजाब पहनते थे। लेकिन आज ये है कि सऊदी अरेबिया इज द कंट्री हु हैज लिबरेटेड इटसेल्फ, हु हैज सेड अबायास आर नॉट कंपलसरी, और कई जगह पे तो इन्होंने बैन भी कर दिया है। तो सोचो कौन प्रोग्रेसिव है और कौन कंजर्वेटिव है। मैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर प्रोग्रेसिव, वी आर ग्रेट प्रोग्रेसिव लिटिल बिट आई थिंक। उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ खोल दी, एजुकेशन खोल दिए गए, पैरामेडिकल स्टाफ में बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ सऊदीज आ गए हैं, काफ़ी स्मार्ट बच्चे बच्चियाँ होती है। जितनी भी लड़कियाँ हमारे साथ काम करती थी, नर्सिस वगैरह, सब आज हमें मैसेज करके बताती है कि सर अब तो हम अपनी खुद गाड़ी लेके आते हैं, हम जीन्स पहन के आते हैं और हम टी शर्ट और जीन्स और शर्ट पहन के हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो इस तरह का नज़ारा तो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था सऊदी अरेबिया में हो, लेकिन बड़े सिटीज़ में तो अब बिल्कुल फ्री हो गया है। पहले भी अब जाते थे तो सिटीज़ में जो जिस तरह के कैफ़ेज होते थे, जिस तरह के रोड होते थे, मॉल्स होते थे, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैं क्या कहीं यूरोपियन कंट्री में घूम रहा हूँ। जिस तरह के ब्रांड्स, जिस तरह के कॉस्ट, जिस तरह का पैसा बचता है, जिस तरह का आपका पॉकेट में पैसा हो, आप एक्सपेंस जिस तरह से कर सकते हो, उसका मैच कोई नहीं है। तो ये द लाइफ इन दिस अबाउट सऊदी अरेबिया, हाउ टू गेट इन देयर, व्हाट इज द प्रोसेस। तो फर्स्ट आप लाइसेंस दोगे, फिर एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करवा लीजिए, फिर लाइसेंस करवा दीजिए। एक और बात बता दो कि देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर इट licensure may be exempted. Licensure may be exempted in case if you have a USMLE exam you have passed, in case you have passed PLAB exam, उसका सर्टिफिकेट, प्लैब का सर्टिफिकेट है, यूएसएमएलई का सर्टिफिकेट है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एएमसी का सर्टिफिकेट है। तो फिर वो सर्टिफिकेट अगर है और आपके डॉक्यूमेंट्स एमडीएमएस के सब क्लियर है, तो आप जो है अपना वो आपका जो है आपको सऊदी मेडिकल काउंसिल का लाइसेंस एग्जाम देने का जरूरत नहीं है।
So this for now, this month then I'll discuss what level of jobs are there, consultant A क्या होता है, consultant B क्या होता है, specialist क्या होता है, registrar resident क्या होता है, किस तरह का structure होता है, किस तरह के salary grades होते हैं और किस तरह का duty hours और क्या होता है वो हम बाद में describe करेंगे. तो ये आज के लिए इतना ही. I think this video was very helpful for you and I wish you all the best luck. And if you are means first you pursue this thing. जो सबसे बड़ा criteria अभी disclose कर रहा हूँ, आप ये नहीं मान सकते कि मेरा MDMS हो गया मैं डायरेक्टली सऊदी पहुंच जाऊंगा. उसमें होगा क्या कि मैं है फॉर बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम अ स्पेशलिस्ट देन यू नीड एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट पीजी. तो जो बच्चे बच्चे हैं आप ये दो लोग जैसे मैं बोल रहा था, इन लोग बोल रहे थे कि भाई DNB के बाद क्या जॉब मिलेगी, नहीं तो क्या भाई DNB MS MD जो भी करोगे तो डायरेक्टली कोई प्रैक्टिस नहीं करता. और यही क्राइटेरिया इन लोगों ने रखा है. मान लो आप MD MS हो गए तो डायरेक्टली थोड़ी ना मेरे पेशेंट पे आप या एनेस्थीसिया दोगे या आप ऑपरेट करोगे या कोई यानी मेडिकल ऑर्डर्स दोगे या ICU हैंडल करोगे. दे वांट यू 3 years experience to have in your country post MD/MS and after that only you can get a specialist job. हाँ आपको रजिस्ट्रार जॉब मिल सकता है, आपको रेजिडेंट जॉब मिल सकता है, यू कैन वर्क अंडर अ कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट, बट उसकी सैलरी ग्रेड्स बहुत ही डिफरेंस होता है. तो naturally if I am an MD/MS I would not like to, if I plan to go for 5 years or 10 years outlook there, then I would not like to work in a way that I cannot take responsibility, I cannot do procedures myself. तो मेरा तो स्किल सेट है वो जंग ना खा जाएगा. ठीक है. तो इसके बाद इसके साथ ही मैं आज क्लोज करता हूँ. दिस विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियो. मुझे लगता है आई विल नीड एटलीस्ट 5 videos to cover up everything. I don't want to make it a lengthy like 2 hours video, but we'll split into 15 to 20 minutes each video. I'll see you in another video where I'll describe what is the job structure, health system कैसे चलता है, job search क्या होता है, positions क्या होती है, salary grades कैसे होते हैं और lifestyle कैसी होती है. So till then, good night everybody, good luck. I hope you have filled up all your positions and you got all the best that everybody gets into place, everybody gets their positions. All the best, Bacha. Thank you.